डिजाइन प्लस, ये कौन है? ये आप में से है कोई डिजाइन प्लस ज्वाइन कर? स्क्रीन आपको शो हो रही है सबको? हाँ जी, हो रही। तो आज हम जो है डेटा स्क्रैपिंग जो है उसको डिस्कस करेंगे कि अगर एक सप्लायर जो है वो आपको अप्रूवल देता है लेकिन वो कहता है कि मेरे पास कोई शीट नहीं है या कैटलॉग नहीं है, तो उसके ऊपर जो है हम किस तरह से वर्क कर सकते हैं या कैसे उसका डाटा स्क्रैप कर सकते हैं। तो उस पर आज हम डिस्कशन करेंगे अपनी। क्योंकि कई दफ़ा आप लोगों ने देखा है कि कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे होते हैं जो आपको अप्रूवल दे देते हैं लेकिन वो कहते हैं कि हमारी वेबसाइट से जाके देखो प्रोडक्ट्स। तो वो जब प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो फिर बड़ा डिफिकल्ट होता है कि एक एसएन को उठा के उनको जो है एसक्यू को उठा के चेक करना कि वहाँ पे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को निकालना। तो आज हम जो है डेटा स्क्रैपिंग एक मेथड है उसको यूज़ करते हुए उस प्रोसेस को थोड़ा सा इजी करेंगे। तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। एक कोई वेबसाइट एक रैंडम सी उठा ली है मैंने, तो ये ऑलरेडी साइन इन की है मैंने इसे। तो साइन इन करने के बाद ये जैसे सप्लायर है इसने मुझे कहा है कि आपको मैं जो है कोई शीट नहीं दे रहा, लेकिन ये आपके सामने ये स्क्रीन के ऊपर प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, तो आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट जो है वो अपनी उसको यूज़ करके जो आपको लगता है प्रॉफिटेबल उसको ऑर्डर कर लें। तो अब इसका क्या प्रोसेस होगा? लेट्स से कि जी अगर मैं वन बाय वन यहाँ से हंट करना चाहूँ तो उसके लिए तो मुझे बड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे थाउजेंड ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे हर कैटेगरी के अंदर। होम एंड गार्डन, जनरल गुड्स है, हार्डवेयर है और एक्सेट्रा। काफ़ी टफ हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसको इजी करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है? अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे प्रोडक्ट कोड है। अब ये इस प्रोसेस को डिफिकल्ट बना देगा क्योंकि यहाँ पे यूपीसी नहीं है। अगर यहाँ पे यूपीसी होता तो मैं इसको इजीली सर्च कर लेता। तो अब ये जो है फर्दर डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम इसको वैसे ही केस स्टडी के तौर पे जो है इसको लेके चल रहे हैं। विल नॉट बी मतलब इसको इतना डीपली प्रोसीड नहीं करेंगे। हम इसको एक जर्नल जो है वो डिस्कशन के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं फिलहाल। अच्छा, तो इसको हम एक जनरल जो है डिस्कशन के लिए यूज़ करेंगे। मैं जो है स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपके पास जो है इस प्रोसेस को प्रोसीड करने के लिए आपके पास एक एक्सटेंशन है, आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है डेटा स्क्रैपर के नाम से। ये आपके पास होनी चाहिए। आप इसको इंस्टॉल कर लें, डेटा स्क्रैपर इजी वेब स्क्रैपिंग, ये इंस्टॉल कर लें अपने पास। ठीक है, ये इंस्टॉल करने के बाद आप जैसे ये आपकी स्क्रीन पे वेबसाइट है, यहाँ पे ऐसे आ जाएंगे। इसको साइन इन करने के बाद जैसे ये शो हो रहा है। अब हमारा मकसद क्या है कि इस सारे डाटा को एक एक्सेल शीट के अंदर लेके आना है हमने, ताकि उस एक्सेल शीट के अंदर अगर हम फार्मूला या अपना एएमजी एनालाइजर लगाना चाहें या स्कैन एनालिसिस लगाना चाहें तो वो इजीली उस पर लग जाए। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके लिए यूपीसी कोड चाहिए होते हैं। अब यहाँ पे यूपीसी कोड नहीं है, तो ये फिर फर्दर मैनुअल प्रोसेस में चला जाएगा। अगर यहाँ पे यूपीसी कोड होते तो फिर मेरे लिए वो शीट वर्थ इट होती कि मैं उसको जो है जाके वहाँ पे कर लेता, स्कैन कर लेता। खैर, लेकिन उसके अलावा भी हम इसे सीखने के जो है पर्पज के लिए इसको लेके चलते हैं अभी। तो डेटा स्क्रैपर आपने जो है इंस्टॉल कर लेना है, अपने क्रोम एक्सटेंशन है जो, और यहाँ पे डाटा माइनर है, ये सामने आ जाएगा। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, लेकिन आपने कहना है कि मेक योर ओन रेसिपी, अपनी रेसिपी से स्टार्ट करना है आपने। और यहाँ पे टाइप में जाके पूछेगा, ये पहला पेज है, इंट्रोडक्शन का पेज है, इसको वेलकम का पेज है, खाली छोड़ दें। यहाँ पे आके टाइप टाइप में पूछेगा कि क्या आपका पेज जो है सिंगल रो पेज है या फिर वो मल्टीपल रोज हैं उसके अंदर। सिंगल रो का मतलब क्या होता है कि जी आपके सामने एक ही पेज खुला हुआ है। जैसे अब मैं ये कहता हूँ, इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ये पेज है, ये सिंगल रो पेज है, इसमें एक ही रो है, सामने आपके सामने शो हो रही है। वो पूछ रहा है कि जी आपका पेज जो है वो सिंगल रो है या फिर मल्टीपल रोज है इसके अंदर।
ये बंद कर देना, ये भाई मिले हैं। ओके, ये बंद कर दो आप। तो दो ऑप्शंस यहाँ पे दे रहा है हमें। एक तो कह रहा है कि डिटेल पेज जो है वो आपका सिंगल वन रो वाला पेज है कि उसके ऊपर सारी की सारी डिटेल्स हैं। दूसरा वो कह रहा है कि क्या आपके पेज के ऊपर मल्टीपल रोज हैं, यानी कि जैसे अब हमारी स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है मल्टीपल रोज आपके सामने, तो ये पेज मल्टीपल रोज वाला पेज है। तो मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दूंगा इंस्टेड ऑफ ये कि मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँ, तो मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दूंगा यहाँ पे। वेरी सिंपल। तो ये बड़ा सिंपल सा जो है एक्सटेंशन है जो आपको बड़ा इजीली जो है इसके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं। पहले हम इसको डिफरेंट पर्पज से, मैंने इसको एक साल पहले यूज़ किया था डाटा स्टेपिंग को, तो हमने जो है कुछ ब्रोकन लिंक्स निकाले थे। ये जो लोग उसके अंदर वर्क करते हैं, डाटा माइनिंग का एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर जो लोग वर्क करते हैं उनके लिए ये जो है डाटा स्क्रैपिंग का जो उनको सिखाया जाता है कि किसी जगह से कैसे डाटा स्क्रैप करना है प्रॉपर्ली। तो हम इसको बड़ा सिंपल वाला वे लेके चलते हैं जो वो ज़्यादा प्रोफेशनल होता है, पर हमें जितनी ज़रूरत है हम उसके ऊपर अपनी ज़रूरत जो है वो पूरी करते हुए इसको सिर्फ यूटिलाइज कर लेंगे। तो ये टाइप में आके आपने लिस्ट पेज या फिर डिटेल पेज में से एक चीज़ आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो मेरे पास ये मल्टीपल रोज वाली एक लिस्ट वाला जो है इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा और आगे पेज वाले ऑप्शन पे आ जाऊँगा। वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जी कुछ अगर कोई पेज स्पेसिफिक आपने स्क्रैप करना है तो वो बता दें, लेकिन मैं कहूँगा ये भी मैं खाली छोड़ दूंगा, जैसे मैंने ये खाली छोड़ दिया था वेलकम वाला, ये भी खाली छोड़ दूंगा। यहाँ से हमारा जो है इंपॉर्टेंट काम स्टार्ट होता है। रोज रोज पे आ जाएंगे हम। रोज पे आने के बाद यहाँ पे आएगा एडवांस फाइंडर। एडवांस फाइंडर पे आने के बाद आपने ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं, आप इमेजेस को भी स्क्रैप कर सकते हैं, इमेजेस का वो लिंक निकाल के ले आएगा पूरा का पूरा। लेकिन हमें डाटा चाहिए कौन से वाला, इस डब्बे वाला जो इस डब्बे के अंदर है, जहाँ पे टाइटल है, जहाँ पे प्रोडक्ट कोड है, जहाँ पे प्रोडक्ट की प्राइस है, हमें ये वाला चाहिए, या स्टॉक है जहाँ पे। तो मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा। इसको सिलेक्ट करने के लिए मुझे अपना जो है कर्सर से प्रेस नहीं करना है, इसे मुझे इसे शिफ्ट के साथ प्रेस करना है। शिफ्ट के साथ प्रेस कर दिया, शिफ्ट का बटन दबाएंगे तो ये यहाँ पे पॉपअप कर देगा ये डाटा साइड पे। चूज अ यूनिक आइडेंटिफायर। चूज अ यूनिक आइडेंटिफायर के अंदर वो मुझे कुछ मल्टीपल ऑप्शन दे रहा है। नंबर 1 वो कह रहा है कि जी क्या आप कैटेगरी प्रोडक्ट बॉटम, क्या आप ये जो इसका पीछे से जिस बंदे ने इसको HTML के ऊपर बनाई है वेबसाइट, उसने इस एरिया का एक टैग रख दिया है, उस टैग का नेम है कैटेगरी प्रोडक्ट्स बॉटम। वो कह रहा है कि जी आप क्या ये सारे के सारे सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, या फिर आप ये एक स्पेसिफिक डिव जो है, डिव का मतलब होता है कि जी मैं एक एरिया को सेपरेट कर देता हूँ। जो लोग HTML या CSS जानते हैं, ये लोग थोड़ा बहुत वर्क करते हैं, उनको आइडिया हो जाएगा कि डिव हम यूज करते हैं कि उसको एक सेपरेट करने के लिए अगर चीज़ों को। तो अगर मैं कहता हूँ जी मैं डिव सेलेक्ट करता हूँ, तो डिव के अंदर क्या होगा कि पूरा का पूरा सेक्शंस बना के ले आएगा अलग अलग। लेकिन मुझे चाहिए कैटेगरी प्रोडक्ट बॉटम वाला, क्योंकि मुझे चाहिए सिर्फ ये वाला एरिया। तो मेरे पास जो सूटेबल ऑप्शन होगा दोनों में से मैं वो सेलेक्ट कर लूंगा। अब मेरे पास इस वक्त कौन सा सूटेबल ऑप्शन है, कैटेगरी प्रोडक्ट्स बॉटम, ताकि ये वाला एरिया जो है सारा का सारा ऑटोमेटिकली उसने क्या किया है, खुद ही सिलेक्ट कर लिया आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहा है। मैंने एक सिलेक्ट करवाया था, उसने सारे खुद सिलेक्ट कर लिए हैं। कंफर्म कर देंगे। कह रहे हैं कि जी 19 रोज हैं आपके इस जो है पेज के ऊपर। कॉलम में आ जाएंगे। यहाँ से फिर अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपकी शीट फिलअप करने में आपको हेल्प करेगा। ऐड अ न्यू कॉलम। कॉलम आपने ऐड करना है। शीट में आपने कभी एक्सेल की शीट में देखा है कि वो कॉलम्स बने होते हैं, मतलब के टाइटल, यूपीसी, प्राइस, स्टॉक, इन स्टॉक। तो वो हमें इस तरह से प्रॉपर शीट खुद ही बनानी है। यहाँ पे हम प्रॉपर शीट बनाने लगे हैं अभी। कॉलम 1 है, कॉलम 1 का नाम हम दे दें टाइटल। टाइटल दे देते हैं। इसे एडवांस सेटिंग्स में जाएंगे। एडवांस सेटिंग्स में जाने के बाद एडवांस फाइंडर है। अगेन इसको जहाँ पे समझ ना आए मुझे रोक लीजिएगा, ये आपको हेल्प आउट करेगा इन द डाटा स्क्रैपिंग। कभी नेक्स्ट भी आप टारगेट करते हैं तो आपको हेल्प करेगा। अगेन वही मुझे टाइटल उठाना है प्रोडक्ट का। टाइटल ये है प्रोडक्ट का। यहाँ पे आने के बाद शिफ्ट प्रेस कर दूंगा और यहाँ पे फिर वो पूछेगा कि क्या आप ये एलिमेंट CSS क्लास उठाओगे या फिर HTML का पूरा टैग उठाना चाह रहे हो। तो मैं कहूँगा यार मेरे लिए ये ज़्यादा सूटेबल है, इंस्टेड ऑफ ये कि मैं इसको उठाऊँ पूरा का पूरा। ऑल्दो ये कि सारा का सारा ये दे देगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी इस एरिया के अंदर जहाँ कहीं पे भी A वाला टैग लगा हुआ है, यानी कि HREF जो होता है ना कि लिंक, जो या जहाँ पे भी लिंक लगा हुआ है, तो अगर वो लिंक लगाओ तो वो उठा के ले आऊँ मैं। लेकिन मुझे लिंक नहीं चाहिए। लिंक तो पता नीचे नीचे भी लगाओ, ऐड टू कार्ट में लगाओ, तो वो गलत डाटा उठा के ले आए। तो मेरे लिए फिर अगेन सूटेबल ये है कि मैं
सिर्फ ये जो कैटेगरी प्रोडक्ट टाइटल है ये उठा के लेके आऊँ उसके अंदर। तो एलिमेंट CSS वाली जो क्लास है वो उठा के लेके आऊँगा मैं। ये उठाने के बाद इसको कंफर्म कर दूंगा। एक उसने बना दी है, कॉलम बना दिया है। नीचे आऊँगा, फिर मैं ऐड न्यू कॉलम, ऐड न्यू कॉलम में आके यहाँ पे हम उठा लेते हैं प्रोडक्ट कोड। मैंने पहले बताया प्रोडक्ट कोड यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल होता है यूपीसी, ताकि जब शीट बनती तो यूपीसी को AMC एनालाइजर या स्कैन एंड प्रिंट करना डाल के स्कैन कर लेते। बट अगेन लेकिन फिर भी हम इसको सीख रहे हैं अभी, तो ये हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल यहीं पे ऐसे रहेगा। प्रोडक्ट फाइंडर सॉरी प्रोडक्ट कोड और एडवांस सेटिंग्स में आने के बाद एडवांस फाइंडर पे आने के बाद आपने प्रोडक्ट कोड वाला एरिया सेलेक्ट कर देना है। टेक्निक अगेन अपना कर्सर नहीं प्रेस करना, जो राइट जो भी लेफ्ट है जो भी है आपका, शिफ्ट आपने प्रेस करना है। यहाँ पे आके शिफ्ट प्रेस करने के बाद यहाँ पे एलिमेंट CSS क्लास कैटेगरी प्रोडक्ट कोड ये लगा देंगे। आपको श्योर है कि पूरे पेज पे उसने खुद ही सिलेक्ट कर दिया सारा कुछ। ये करने के बाद अगेन कंफर्म कर देंगे। उसके बाद हमें क्या कुछ चाहिए, हमें प्राइस चाहिए शीट के अंदर, उसके बाद हमें चाहिए स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। तो इन दोनों को फिर हम उठा लेंगे और यहाँ पे इस कॉलम का नेम हम दे देंगे प्राइस। प्राइस देने के बाद एडवांस सेटिंग्स, एडवांस फाइंडर, ये खाली ये वाली प्राइस भी उठा सकते हैं आप, ये वाली, लेकिन ये इतना इफेक्टिवली नहीं उठाएगा। मैं आपके सामने करके देता हूँ। अगर खाली ये उठाते हैं तो ये कह रहा है कि जी जो भी पूरे पेज के ऊपर स्ट्रॉन्ग का टाइटल लगा हुआ है जहाँ पे भी, यानी कि बोल्ड वाली जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी उठा के ले आओ, मतलब इस एरिया के अंदर। अब पता नहीं बोल्ड वाला शायद ये भी लगाओ, तो ये ना हो बोल्ड वाला वो उठा के ले आए। अगर मैं ये करूँगा तो शायद ये भी हो सकता है कि बोल्ड वाले सारे वो उठा के ले आए, कोई कंफर्म नहीं है इस चीज़ का। तो इसके लिए बेहतर ये है कि फिर मैं ये कर लूँगा, इस तरह से ये सिलेक्ट कर दूंगा पूरा का पूरा एरिया। अगेन शिफ्ट प्रेस करना है, जहाँ पर भी लेके जाना है कर्सर शिफ्ट प्रेस करना है ताकि वो एरिया सिलेक्ट हो जाए। करने के बाद आपने वही CSS की क्लास कैटेगरी प्रोडक्ट प्राइस, इसको सिलेक्ट करने के बाद कंफर्म कर देना है। और नीचे फिर नया कॉलम ऐड करेंगे, लास्ट कॉलम हमारा स्टॉक का कॉलम ऐड करने के बाद एडवांस सेटिंग्स और एडवांस फाइंडर, स्टॉक कैटेगरी प्रोडक्ट स्टॉक, कंफर्म कर देना है इसे। ठीक है जी। अब सारे के सारे कॉलम्स हमें जो चाहिए थे वो मिल गए हैं। टाइटल भी मिल गया है प्रोडक्ट का, उसका प्रोडक्ट कोड भी मिल गया है, उसकी प्राइस भी मिल गई है, उसका स्टॉक भी मिल गया अवेलेबल। आगे चलते हैं नेविगेशन। अब ये तो हो गया जी एक पेज कि जी मैंने तो एक पेज से डाटा उठा लिया। अब इस पे तो पता नहीं 10 पेज है इसके ऊपर 1 2 3 4 5 मल्टीपल पेजेस हैं। तो इसके लिए फिर मुझे नेविगेशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी सारी की सारी, कि ये खुद ही बैकएंड पे रन होगा, खुद ही पेजों को खुद ही पेजेस को खोलेगा। मतलब मुझे ऐसा नहीं करना पड़ेगा जी 1 बाय 1 टिक करूँ यहाँ पे आके। अब ये क्या करेगा कि खुद ब खुद डाटा उठा के लेके आएगा। आपका सिस्टम जितना मतलब ये आपके सिस्टम पे भी डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम जितना अच्छा होगा ना, आपकी रैम वगैरह या आपकी SSD लगी हुई है हार्ड वगैरह, उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि इसने वो खुद प्रोसेस करना है अंदर से, तो वो सारा का सारा उठा के लेके आएगा। एडवांस सेटिंग्स, एडवांस फाइंडर पे जाके पेजिनेशन, तो ये पेज वाला नंबर ये यहाँ पे आ रहा है ना 1 2 3 4, तो मैं एक इसी पे सिलेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे करने के बाद पेज लिंक यहाँ पे टिक कर दूंगा। तो इसने सारे के सारे खुद ही सिलेक्ट कर लिए 1 2 3 4 5। अब क्या करेगा ये कि पहले ये पूरा का पूरा पेज स्क्रैप करेगा, उसके बाद खुद ही अगले पेज पे चला जाएगा, वहाँ सारा डाटा उठाएगा, थर्ड फोर्थ जितने भी पेज हो गए वॉट एवर, वहाँ से जाके खुद ही डाटा उठाएगा। कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे JS है, जावास्क्रिप्ट का कोई अगर मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो ये इतना थोड़ा सा टेक्निकल प्रोसेस है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे। सेव पे आ जाएंगे। सेव पे आने के बाद अपनी रेसिपी का नेम रख देंगे। तो रेसिपी टू टेस्ट ट्रायल कोई भी आप नेम रख दें इसका, और उसके बाद यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद स्क्रैप इन डाटा माइनर ये रन कर देंगे। अच्छा ये देखें आपके सामने सारा डाटा उठा के ले आया है। अब ये एक पेज का उठा के लेके आया है। अब हमें क्या करना है कि हमें सारे के सारे पेजेस का खुद ही उठाना है डाटा। तो यहाँ पे आके सिलेक्ट करें नेक्स्ट पेज ऑटोमेशन। ऑटोमेटिकली सारे के सारे खुद ही पेज पर उठा के ले आया डाटा। स्क्रैप 10 पेजेस तो खुद ही लग गया है। अब ये स्क्रैपिंग होना स्टार्ट हो गई है। तो ये अब जब कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे ये कंप्लीट
का ऑप्शन बता देगा कि कंप्लीट हो गया डाटा। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि आई थिंक ये 10 पेजेस हैं, 10 पेजेस से डाटा उठा के लेके आ रहा है ये। तो 10 पेजेस से डाटा उठा के लेके आएगा तो एक शीट पे पाइल अप हो जाएगा सारा का सारा डाटा। तो मेरे लिए ये आसानी हो जाएगी कि मैं वन बाय वन प्रोडक्ट को जाके देखने की बजाय एक ही जो है एक ये लगाऊंगा स्क्रैपिंग का मेथड, सारा का सारा डाटा शीट में आ जाएगा। उसको फिर जो है अपने टूल के अंदर डाल के वहाँ से स्कैन कर लूंगा। स्कैन करके जो चीज़ प्रॉफिटेबल निकलेगी वो मेरे काम की है, जल्दी निकलेगी उसको साइड पर रख दूंगा बस। तो अभी हम इसका वेट करते हैं, प्रॉपरली स्क्रैप कर दे डाटा। उसके बाद हम इसे जो है 6 पेज उससे स्क्रैप कर लिए हैं, 7वां भी करेगा, 8वां ये नीचे शो भी कर रहा है। जी किसी भी यूपीसी दिए, जी 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 यूपीसी दिए होंगे तो फायदा होगा। नॉर्मली यूपीसी दिए होते हैं, वहीं से फायदा होगा, वरना इस चीज़ का फायदा नहीं है। ये चीज़ हमने यूपीसी के हिसाब से सीख रहे हैं कि यूपीसी जहाँ पे दिया हो और शीट ना मिली हो, वहाँ पे हम ये चीज़ करते हैं। नो, प्रोडक्ट का कोड आप कैसे देखो, आपको इसको डालना है अपने एएमजी एनालाइजर या उसके अंदर। तो एएमजी एनालाइजर क्या स्कैन करेगा, या तो एसयू स्कैन करेगा, या वो ये नंबर स्कैन करेगा, या फिर वो आपका यूपीसी स्कैन करेगा। उसके अलावा तो उसके पास कुछ भी नहीं है ना स्कैन करने के लिए। जी वही तो यूपीसी बारकोड की बात करो ना। लेकिन ये वाले ये जो प्रोडक्ट कोड है ये उनके अपने लिए हैं, ये यूपीसी नहीं है। ये वाला जो है 783 ऐसा यूपीसी नहीं होता। जी 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 10 पेजेस हो गए हैं, हम इसको अब डाउनलोड करते हैं। ये पासवर्ड मांग रहे थे आप, ये पासवर्ड मैं आपको दे देता हूँ, एक सेकंड। सारे के सारे पेजेस का डाटा उठा के ले आए, वो डाउनलोड पे क्लिक करेंगे हम, और यहाँ पे वो पूछेगा कि आपको कौन सी फाइल डाउनलोड करनी है, CSV करनी है, एक्सेल करनी है, या क्लिपबोर्ड पे कॉपी करना है। CSV फाइल क्या होती है कि जो कॉमर्स जिसमें नहीं होते, डेलीमिटेड फाइल होती है जिसमें कॉमर्स नहीं होते, यानी कि वो एक ही जो है सारा इकट्ठा डाटा ले आएगा एक ही रो में डाल के, सॉरी कॉलम के अंदर। तो हमें बेहतर है कि हम एक्सेल फाइल यूज़ करें, तो एक्सेल फाइल जो है ज़्यादा बेहतर है। एक्सेल फाइल पे क्लिक कर देंगे, ये कहेगा जी सेव कर ले इसे, मैं अपने डेस्कटॉप पे कहीं भी रख के उसको सेव कर लेता हूँ। और सेव करने के बाद भले इसे मिनिमाइज कर दें या बंद कर दें। इसको ओपन कर लेते हैं, शीट को ओपन करने के बाद ये आपके सामने देख रहे हैं, आपके सामने ये एक्सेल की शीट बन के आ गई है। ऐसी शीट जिसके अंदर टाइटल भी है, प्रोडक्ट कोड भी है, प्राइस भी है, स्टॉक भी है। अगर ये प्रोडक्ट कोड यूपीसी होता तो मैं सीधा इसको उठा के एएमजी एनालाइजर या स्कैन में डाल देता, मतलब आपके पास होगा नॉर्मली ऐसा ही आपको मिल जाएगा। अब लेकिन अब मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये शीट के अंदर जो है आपको नजर आ रहा है कि यार ये बड़ा गन मचा हुआ है कि एक ही प्रोडक्ट कोड के साथ हर जगह प्रोडक्ट कोड बार बार लिखा हुआ है। अब इसको कैसे सेट करना है, इसको सेट करने के लिए आपने एक्सेल के अंदर कुछ एक छोटा सा फॉर्मूला है वो लगाना है। यहाँ पे जाने के बाद डाटा में जाएंगे, डाटा में जाने के बाद यहाँ पे आएगा टेक्स्ट टू कॉलम्स। टेक्स्ट टू कॉलम्स में जाके फिक्स विथ के साथ भी उसको डाउनलोड वो कर सकते हैं, लेकिन हम डेलीमिटेड जाके डेलीमिटेड पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट, और यहाँ पे आने के बाद अदर पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बताएंगे कि जी कहाँ से इसको सेपरेट करना है। तो मैं इसको बताऊंगा कि जी यार जहाँ पे भी ये आएगा ये वाला साइन, उसके बाद इसको सेपरेट करना, उसने लाइन लगा दी आपके सामने। पहले देख रहे कोई लाइन नहीं थी, अब मैंने जैसे उसको बताया कि यार यहाँ से सेपरेट करना है उसे, कि इसके आगे वाला एरिया चाहिए मुझे बस। तो अब ये क्या करेगा, ये 2 कॉलम बना देगा, एक कॉलम मैं डिलीट कर दूंगा, एक अपने पास रखूंगा जो मेरे काम का है। नेक्स्ट कर दूंगा, ये पूछेगा जी ये इस जो 2 कॉलम्स बनने हैं वो कहाँ पे लेके आऊँ मैं। तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूंगा, मैं कहूँगा यार इसको ई में ले आओ, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डाटा पड़ा हुआ है, ई में ले आओ उसे। और ई में लाने के बाद इसको फिनिश पे क्लिक कर दूंगा। तो ये देख रहे हैं आप, इसने जो है फिर जो बार कोड्स थे वो यहाँ पे रख दिए खाली, और प्रोडक्ट कोड का जो वर्ड था वो खुद ही हटा दिया। इसकी बजाय कि जी मैं अब शीट जाके खुद लिखूँ ऐसे एक एक वन बाय वन डिलीट करूँ उसे,
तो मैं पूरा दिन लगा रहा हूँ उसके ऊपर। फॉर्मूला लगा के मैंने सेपरेट कर दिया दोनों दोनों कॉलम्स को। ये कॉलम उठा के इसको डिलीट करते हैं, वेरी सिंपल। ये कॉपी करें, यहाँ पे ला के इसको पेस्ट कर दें, यहाँ पे इसका नेम दे दें प्रोडक्ट कोड वापस, तो वो मैच कर जाएगा। और अब इसी तरह से आप इसको भी सेपरेट कर सकते हैं, जैसे ये है, ये स्टॉक 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 लिखा हुआ साथ आ रहा है, तो थोड़ा सा इसको टेक्स्ट टू कॉलम्स में जाके डेलिमिटेड नेक्स्ट, अगेन वही नेक्स्ट, यहाँ पे आके हम इसको ये दे देते हैं, ये वाला कॉलम, और फिनिश। तो स्टॉक स्टॉक हो गया सारा, इसको डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसका नेम वापस स्टॉक दे देते हैं, ये स्टॉक आ गया, इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमारे काम कर लिए हैं, ये रिपीट हो रहा है। सिमिलरली ये भी रिपीट हो रहा है। तो अब आपके सामने बड़ा क्लियर सा डाटा आपके सामने शो हो रहा है इस वक्त, यानी कि प्रोडक्ट का टाइटल शो हो रहा है, प्रोडक्ट कोड शो हो रहा है, स्टॉक शो हो रहा है, और यहाँ पे ये प्राइस के साथ भी आप ये कर सकते हैं, जैसे अभी हम कर लेते हैं प्राइस के साथ भी ये। यहाँ पे कुछ पीसीस का मसला था असल में, इसलिए मैंने इसको उठा लिया कि पीसीस के साथ ही आ जाए। तो खैर अगर हमें चाहिए, क्योंकि जब जब भी एएमसी एनालाइजर में डालेंगे ना, तो उसके साथ ऐसे नहीं लिखा होना चाहिए कि जी 0.34/प्राइस, वो फिर वर्क नहीं करेगा। तो उसको चाहिए सिर्फ नंबर, जो है ना नंबर की फॉर्मेट में। यहाँ पे नंबर प्लस टेक्स्ट फॉर्मेट है, तो मुझे फिर यहाँ पे खाली कौन सा करना है, नंबर फॉर्मेट करना है। तो नंबर फॉर्मेट करने के लिए अगेन वही है, आप चले जाएंगे टेक्स्ट टू कॉलम, डिलीमिटेड नेक्स्ट, और यहाँ पे आके अपना ये पहले मैंने ये दो सेमीकोलन लगाए हुए थे, सेमीकोलन वाला, अब ये आप ये लगा दें फॉरवर्ड स्लैश, और अब यहाँ पे नेक्स्ट कर दें, इसको बता दें कहाँ पे करना है, ई में डाल देते हैं इसको, ई पे वापस आके फिनिश कर दें। प्राइस यहाँ पे आ गई, और ये पीसीस सारे आके साइड पे रखें, ये प्राइस यहाँ पे लाके पेस्ट करते हैं वापस, ये ले जी प्राइस अपडेट हो गई है। अब ये शीट कैसे एक बड़ी वो बन गई है, एक अट्रैक्टिव सी बन गई है, और इजी टू के जिसको एएमसी एनालाइजर में डाल के हम इसको इजीली स्कैन कर सकते हैं। तो दैट्स ये तरीका है असल के, किसी वेबसाइट से डाटा स्क्रैप करके उसको कैसे डाला जाता है फॉर दी स्कैनिंग पर्पसेस। तो इस टॉपिक से रिलेटेड किसी कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। ये जो स्टॉक वाला कॉलम है, ये हम इसे नाम में से हमारे इसी लाइसेंस का में कॉलम सिस्टम में स्कैन करें, तो स्टॉक में कॉलम में उसी काम किया, लेकिन इसी ड्यूटी स्टोर प्राइस चाहिए। नो आपको स्टॉक वाले कॉलम से भी काम है। स्टॉक वाले कॉलम से इसलिए काम है कि आपको पता होगा कि कितना स्टॉक पड़ा हुआ, तो आप कुछ डिसीजन ले सकते हैं ना। स्टॉक वाला कॉलम इंपॉर्टेंट है, वो हम नहीं छोड़ सकते उससे। प्राइस वाले में पाउंड का साइन, हाँ, तो प्राइस वाले में पाउंड का साइन आ रहा है तो नंबर ही काउंट होगा ना, ये प्राइस काउंट होगी, तो ये उठा लेगा वो। आपने जब प्राइस देनी है ना वहाँ पे, तो आपने पाउंड सेलेक्ट कर देना है वहाँ पे, वेरी सिंपल। एएमसी एनालाइजर आपसे पूछता है ना कि आपकी करेंसी कौन सी है, तो आप डॉलर बता सकते हैं, पाउंड बता सकते हैं, स्कैन अनलिमिटेड भी आप सेम पूछता है आपसे, तो आप दे सकते हैं उसे। रेटिंग का कॉलम है जी, रेटिंग्स किस चीज, रेटिंग का कॉलम है, रेटिंग्स कौन सी? नहीं, प्रोडक्ट की रेटिंग तो नहीं, प्रोडक्ट की रेटिंग तो हम जब स्कैन करेंगे उसके बाद आएगी ना, तो उसके बाद चाहिए होगी रिव्यू रेटिंग कितनी है। ये तो अभी हमने डाटा स्क्रैप किया है, स्क्रैप करने के बाद इसको हम डालेंगे एएमसी एनालाइजर स्कैन में, तो वो हमें डाटा निकाल के देगा फिर सारा का सारा प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से। तो जब शीट नहीं मिलती तो फिर ये तरीका होता है कि डाटा स्क्रैप करके कैसे उसमें डाला जाता है। तो वेरी सिंपल, कोई इतना आपके सामने 10 मिनट का काम है, आपने स्क्रैप करके वो साइड पे मारना है। इसके बजाय कि अब मैं कहूँगा जी इसके अलावा एक और तरीका भी है, वो भी आपको बता देता हूँ। आप कहते हैं कि जी अब जैसे ये सिनेरियो है तो वो बड़ा टफ सिनेरियो हो जाएगा। अब मैं जाऊँगा पहले, अब मैं जाके एक प्रोडक्ट को खोलूँगा, जैसे ये क्या चीज़ है ये, अब इसका जो है सर्च करूँगा जाके कि ब्रांड का नेम क्या है, तो ये 7 वॉट तो एनर्जी सेवर है, मेरे ख्याल से ये तो अनब्रांडेड लग रहा है मुझे, ब्रांडेड भी नहीं है। ये कुछ चीज़ आई है MI लाइट गोल्फ। तो खैर मतलब उसका फिर सिंपल सा तरीका ये होता है कि आपने फिर ये टाइटल उठाना है यहाँ से जाके ऐसे, और अमेजोन पे जाके सर्च करवाना है उससे।
तो फिर आप 1 बाय 1 वो ज़्यादा मेहनत है, ज़्यादा स्ट्रगल है कि जी 1 बाय 1 जाके प्रोडक्ट को जो है सर्च किया जाए और जाके प्राइस मैच की जाए। तो बेस्ट तरीका फिर यही है कि आप इसको स्क्रैप कर लें इस तरीके से जैसे मैंने स्क्रैप किया है। तो आपके सामने 10 मिनट लगे हैं, 10 मिनट के अंदर पूरी शीट भर गई है 200 प्रोडक्ट्स वाली, 191 प्रोडक्ट्स इस शीट के अंदर आ गए हैं। तो आप 191 प्रोडक्ट्स आप मैनुअल करते हैं वहाँ से जाके, वो ज़्यादा मेहनत लगती है। आप इसको जाके AMG में डालें जाके, वो आपको सारा डाटा निकाल के दे देगा। वहाँ जाके फिल्टर लगा दें दोबारा, वो हम जो है कभी फिर डिस्कस करेंगे कि AMG एनालाइजर कैसे यूज़ करते हैं, उसमें फिल्टर कैसे लगाते हैं, तो वो भी हम एक दिन डिस्कस करेंगे। तो खैर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो? जी जी जी, एसिन आपको AMG एनालाइजर स्कैन होने के बाद मिल जाएगी। इसकी प्रैक्टिस जो है वो लाजमी कर लीजिएगा। बड़ा सिंपल सा आपके सामने मैंने बता दिया है। डाटा माइनर, डाटा स्क्रैपर ये है एक्सटेंशन, ये इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ से कर सकते हैं। जी, अब फॉरवर्ड चलते हैं आगे, एक टॉपिक डिस्कस करते हैं आज। टॉपिक आज एक डिस्कस करते हैं, टॉपिक का नेम है बाय बॉक्स मिथ। बाय बॉक्स मिथ क्या है, इसको डिस्कस करते हैं प्रॉपर्ली कि सम टाइम कुछ नए सेलर्स जो है वो अपना आइटम लाइव करते हैं अमेजोन के ऊपर, तो वो उनका ये सबसे बड़ा जो है चैलेंज होता है कि वो बाय बॉक्स कैसे विन करें, या उसकी कौन कौन सी चैलेंजेस है कॉमन, या बाय बॉक्स किन किन फैक्टर्स के ऊपर नॉर्मली जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। तो हम आज इसको डिस्कस करेंगे। पहले समझ लेते हैं कि बाय बॉक्स है क्या, व्हाट इज बाय बॉक्स। बाय बॉक्स क्या है? तो बाय बॉक्स समझने के लिए हम अपने सकते हैं एक प्रोडक्ट खोल लेते हैं जो हमने ऑर्डर किया हुआ है। जैसे ये एक प्रोडक्ट है, इसको खोल लेते हैं। सो ये जो एरिया आपके सामने शो हो रहा है इस वक्त, ऐड टू कार्ड और बाय नाउ, ये वाला, ये बाय बॉक्स कहलाता है, इसे हम बाय बॉक्स कहते हैं। और बाय बॉक्स के अंदर ये जिस बंदे का नेम आ रहा होता है, ये वाला सोफिया डोल क्लॉथ, इसका मतलब ये है कि जी इस सेलर को बाय बॉक्स मिला हुआ है करंटली। अगर कोई बंदा ऐड टू कार्ट करेगा, बाय नाउ परचेज करेगा, तो ये सेल उसके पास जाएगी जिसके पास ये बाय बॉक्स है इस वक्त। तो ये बाय बॉक्स जब भी हम मीटू करते हैं, लिस्ट पे जाके, जैसे मैंने पहले बताया था मीटू कैसे करते हैं, तो हमने एक क्लास में मीटू किया भी था शायद। तो मीटू जब हम करते हैं, तो मीटू करने के बाद हम भी इन्हीं आइटम्स के ऊपर जाके एक सेलर बन जाते हैं, फिर न्यू 4 फ्रॉम, न्यू 5 फ्रॉम, न्यू 7 फ्रॉम, न्यू 8 फ्रॉम। तो अब उन 8 सेलर्स के अंदर से जब मैं एक नया सेलर हूँ बिल्कुल, जिसके पास एक रेटिंग भी नहीं है, एक फीडबैक भी नहीं है, तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि मेरे सामने जो बंदा बैठा हुआ है 700-800 रिव्यूज़ के साथ, जैसे मैं कोई प्रोडक्ट खोल लेते हैं जहाँ पे ज़्यादा रेटिंग्स हों, सॉरी जहाँ पे ज़्यादा सेलर्स हों। यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा सेलर नहीं है, हम कोई ज़्यादा सेलर्स वाला प्रोडक्ट खोल लेते हैं। ग्रेट लो काफ, जो हमने ऑर्डर किया था वही खोल लेते हैं, उसी पे टेस्टिंग कर लेते हैं। न्यू 7 फ्रॉम, तो यहाँ पे आ जाते हैं हम। यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसको करेंटली बाय बॉक्स इसको मिला हुआ है शिफ्ट फास्ट को, जिसकी रेटिंग है 2,22,853, तो उसकी को 2 लाख प्लस रेटिंग है। और नीचे आप आके देखते हैं कि जी ये अब देखें यहाँ पे कितनी मजे की चीज़ आपके सामने शो हो रही है। एक अब देखें, जो मैंने आपको उसने बताया था कि प्राइस जो है वो एक मेन फैक्टर है टू विन द बाय बॉक्स, कि जिसकी प्राइस लो होगी उसको बाय बॉक्स मिलेगा, लेकिन इट डजंट मीन कि जी जिसकी प्राइस लो होगी उसको फौरी मिल जाएगा ऐसे बाय बॉक्स, ये इसका मतलब नहीं है।
कुछ और फैक्टर्स भी हैं, आज उन फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं कि वो क्या क्या फैक्टर्स हैं। इस वक्त आपके सामने बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल खड़ी है कि एक जो है सेलर है शिप फास्ट के नाम से, उसने प्रोडक्ट की प्राइस लगाई है 11.05, और अगर नीचे आके देखें तो एक और सेलर बैठा हुआ है JNS प्रूफिट, उसने कितनी लगाई है 9.49, लेकिन बाय बॉक्स उसको मिला हुआ है 11.05 वाले को। हम चेंज कर सकते हैं, मतलब क्या हम चलने के हम से जेएमएस से यस, आप कर सकते हैं, लेकिन मतलब एक बंदा जो जब आएगा वो जाहिर सी बात है कि वो नहीं देखता, वो ऐड टू कार्ट कर देगा। को देखना होगा कि मतलब कंज्यूमर एंड को इतना नॉलेज नहीं है इन चीज़ों का कि जी बाय बॉक्स क्या है और किस तरह से ट्रेड हो रहा है, ये सेलर को नॉलेज है। सेलर को पता है कि जी हाँ यार ये बाय बॉक्स है मेरा, कंज्यूमर को नहीं पता। अगर हम रिफ्रेश करें तो बाय बॉक्स स्विच हो जाएगा। नहीं, अभी इसी वक्त शायद ना हो, लेकिन कुछ आवर्स के बाद आके स्विच हो जाएगा वो। फिर वो जो बातें वो समझता है कि अच्छी है, पर नौकरी की हो गया तो ये मतलब वो महंगी हो गई चीज। हाँ, प्राइसेस का वो फ्लक्चुएशन देखते हैं, वो कहता है कि जी हाँ ठीक है, मतलब ऐसी कुछ चीज़ें सेलर्स बदल रहे हैं पीछे से, उसको इस चीज़ का आइडिया है। अगर वो इतना नॉलेजेबल होगा तो वो जाके सस्ती वाली परचेज कर लेगा। लेकिन अगेन अमेजोन हमेशा बाय बॉक्स देता है कि सस्ते वाले को है, लेकिन अब आपके सामने एक रियल एग्जांपल है कि अब यहाँ पे क्यों नहीं दिया। यहाँ पे दो मेन फैक्टर्स हैं। नंबर वन, रेटिंग्स, नंबर ऑफ रेटिंग्स। जिसकी रेटिंग ज़्यादा होती है उसको भी बाय बॉक्स मिलता है। इसकी रेटिंग कितनी थी, 253, इसकी थी 2 लाख कितना, ये ऑलमोस्ट मतलब कि ये तो कोई ऐसे है कि थाउजेंड्स ऑफ टाइम या 2 लाख टाइम जो है ज़्यादा है उसकी रेटिंग। तो जब इतनी ज़्यादा रेटिंग है तो बाय बॉक्स की परसेंटेज किसको ज़्यादा मिलेगी, उसको मिलेगी जिसके पास ज़्यादा रेटिंग है, हालांकि उसकी प्राइस भी ज़्यादा है। एक और फैक्टर है यहाँ पे कि पॉजिटिव रेटिंग कितनी है, पॉजिटिव रेटिंग कितनी है। जो ये सेलर है इसकी 99% पॉजिटिव है, इसकी 94% पॉजिटिव है, तो इसकी ज़्यादा हुई इसकी कम हुई, जाहिर सी बात है। तो फिर शिफ्ट फास्ट को बाय बॉक्स फिर ये भी प्राइस ही कम कर दे सबसे, तो फिर भी मिलेगा उसको बाय बॉक्स नहीं प्राइस है, मतलब एक फैक्टर से ये वो पीछे है। नहीं, उसको तो अभी भी बाय बॉक्स मिला हुआ है ना। मेरे लिए प्राइस भी कम कर, अगर प्राइस भी कम करेगा फिर भी मिलेगा उसको, जाहिर सी बात है। फिर मतलब दूसरों को बट मेरे जब बीइंग अ सेलर मेरा क्या गोल होता है कि सबसे ज़्यादा सेल मेरे पास आए। मुझे आपकी परवाह नहीं है, उसकी परवाह नहीं है, बिजनेस है जी। एक बंदा मार्केट में लगा के बैठा है, वो ये नहीं चाहेगा कि जी यार सारे कमाएं इकट्ठा, लेकिन मैं ही कमाऊँ बस। तो इधर भी यही सीन है कि जी मैं कमाऊँ बस, सेल मेरे पास सबसे ज़्यादा है। अलाउ कर दिया मैंने, दोबारा करो आप, नहीं आई रिक्वेस्ट। समथिंग ऐसे नहीं होता है कि मतलब उसमें तो 10 है 20 सेलेक्ट है, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो 30 करोड़, मोस्टली जो है वो 30 के ऊपर ही बैठे हुए कि 8-10 सेट्स का फर्क होता है। एक तरह सेल होता है जो 7-8 के वही प्रोडक्ट 7-8 के दाम बैठा होता है, हम ये भी कर सकते हैं। समटाइम ऐसे भी होता है 30 की है वो, देख मैंने 7-8 पे लगा के बैठा हुआ है। 13 डॉलर की कॉस्ट ओके, है, 30। और जो 8 करोड़ में से जो 9 सेलर्स हैं ना वो 13 के ऊपर नीचे बैठे हैं, बस एक सेलर ऐसा है वो 7-8 में बैठा है। अच्छा, अब FBA भी कर रहे हैं। उसकी सबसे मेन वजह ये होती है कि लोग लॉस में सेल करते हैं दो वजह से। एक तो ये है कि उनका जो स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा देर से FBA में पड़ा हुआ है, उस पर उनको स्टोरेज नहीं पड़ी है, उससे उनका IP स्कोर गिर रहा है, और मल्टीपल फैक्टर्स उस पर जो है इफेक्ट कर रहे हैं, तो वो इस वजह से जो है लॉस में सेल करते हैं ताकि स्टॉक निकल जाए। एक तो ये वजह होती है, या दूसरी जो मेन वजह आजकल है, जैसे सीज़न चेंज हो रहा है, गर्मियों से सर्दियाँ आ रही हैं अब जाके, तो अब जो गर्मियों का स्टॉक पड़ा हुआ है ना जिसके पास, वो सस्ता करके सारे बेच रहे हैं, क्योंकि उनको पता है 15 से 20 दिन के बाद जाके बिकेगा ही नहीं। तो ये दो मेन फैक्टर हैं कि सीजनलिटी है, मतलब ज़रूरी नहीं गर्मियाँ सर्दियाँ हो, कुछ और भी सीज़न आ सकता है कि जैसे कोई भी आप रैंडम समझ लें कि यार कोई ऐसा प्रोडक्ट जैसे कोई कोई उसके अंदर बिकता है, जैसे क्रिसमस में बिकता है, तो वो 1 महीना बिकेगा दिसंबर वाले के अंदर। अब जब क्रिसमस गुजर जाएगा तो कोई भी बंदा परचेज नहीं करेगा उससे, तो वो ये होता है कि जी सीज़न खत्म हो रहा है, मैं जल्दी जल्दी सस्ता करके निकल जाऊँ। जैसे अब वो देखते हैं ना कि वो जैसे हमारे 14 अगस्त की झंडियाँ वड़ियाँ लोग बेच रहे होते हैं, तो वो फिर उनको ये होता है कि जी सारा का सारा सेल कर दें, या कैसे कैसे भी एंड वाले दिनों में बाजा बाहर बेच रहे होते हैं 500 का, वो 200 का भी दे देते हैं। तो वो मतलब उनको पता है कि 1 साल तक मुझे होल्ड रखना पड़ेगा। अब उसका पता नहीं वेयर हाउस है कि नहीं, स्टोरेज कॉस्ट लग, तो वो इसी तरह से सेम यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है कि वो अपना सोचे होते हैं कि सेल कैसे क्विकली लेके आए। यहाँ पे हम बाय बॉक्स पे डिस्कशन कर रहे थे
बाय बॉक्स जो है वो एक न्यू सेलर को इशू क्रिएट होता है उस पर कि जी मेरे पास बाय बॉक्स कैसे विन होगा। तो नंबर 1 जो इस पे चीज इंप्लीमेंट करती है वो ऑब्वियसली मैंने बताया आपको, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, प्राइस। तो प्राइमरी फैक्टर है बाय बॉक्स विन करने का वो है प्राइस। अगर आपकी प्राइस एक लिस्टिंग के ऊपर बाकी सब लोगों से कम है तो आपके पास हाई लाइकली चांसेस है कि आपके पास बाय बॉक्स विन होगा। बट अभी आपके सामने रियल सिनेरियो खड़ा हुआ है कि एक बंदे की प्राइस ज्यादा है बाकियों से, उसको फिर भी बाय बॉक्स मिल रहा है। तो प्राइमरी फैक्टर तो है कि कम प्राइस वाले को बाय बॉक्स मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो प्राइमरी फैक्टर जो है वो सब फैक्टर्स, अगर 2-3 फैक्टर्स और भी उस पर इंप्लीमेंट हो रहे हैं या उस पर इफेक्ट कर रहे हैं तो वो उसको फिर जो है निगलेक्ट कर देगा, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे दो और फैक्टर्स हैं, एक तो प्राइस का फैक्टर है, वो ठीक है जी, प्राइस ठीक है उसकी, हमने कहा ज्यादा है। उसके अलावा 2 फैक्टर्स कौन से हैं, एक तो ये कि जी नंबर ऑफ रेटिंग्स, हमने डिस्कस किया नंबर ऑफ रेटिंग्स, और नंबर ऑफ पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव परसेंटेज कितनी है उन रेटिंग्स की, 3.54, 4.55 इतनी है वटेवर। तो ये 3 जो है वो यहाँ पे हो गए। हम इसको आगे स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। नंबर ऑफ रेटिंग्स, पॉजिटिव फीडबैक परसेंटेज। ठीक है, हम आगे चलते हैं। 3 फैक्टर हमने डिस्कस कर लिए, चौथा फैक्टर क्या है इसके अंदर? चौथा फैक्टर ये है कि आपका जो स्टॉक है वो किस एफबीए के वेयरहाउस में पड़ा हुआ है। फोर्थ फैक्टर, आपने सामान शिप किया, अमेज़न के मल्टीपल वेयरहाउसेज हैं, ABE8 है, MEL1 है, MEL2 है, तो मतलब डिफरेंट स्टेट्स के अंदर आपके वेयरहाउसेज हैं। Q4 आ रहा है, एक बात मेरे माइंड में आ गई, Q4 आ रहा है। Q4 के अंदर जो है हमने रिसेंटली एक चीज बड़ी जो है ऑब्जर्व की है। Q4 के अंदर ये सेकंड टाइम हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि Q4 नियर बाय है, मतलब 15 से 20 दिन रह गए हैं। तो अभी कुछ जब आप शिपमेंट्स बनाते हैं तो आप देखते हैं कि जी आपकी शिपिंग कॉस्ट बहुत हाई जा रही है। कुछ लोगों ने उसको ऑब्जर्व किया जो जिनका फ्रीक्वेंट काम है, मतलब हमारा तो डेली का काम है कि हमने डेली में 10 शिपमेंट्स बनानी होती हैं बैठ के। तो हमें ये ऐसे फील हुआ है कि जी हमारी शिपिंग कॉस्ट डबल तक चली गई है, ऑलमोस्ट डबल चली गई। जहाँ पे पहले मैं एक 10 कार्टन भेजता था, अब मैं वो सेम 10 कार्टन भेज रहा हूँ तो पहले 40 लगती थी, या 70 लग रही है मेरी, तो मतलब ऑलमोस्ट डबल के करीब पहुँच गई है। तो उसकी जो मेन रीज़न है वो यही है कि अमेज़न का जो वेयर हाउस आपके शिप फ्रॉम एड्रेस के पास था उसमें स्पेस नहीं है, वो फिल हो गया है। यानी कि आप कैलिफोर्निया में थे, आपने कैलिफोर्निया से स्टॉक परचेज किया, अब कैलिफोर्निया वाला जो वेयर हाउस है उसमें स्पेस ही नहीं है। अब आपने तो शिपमेंट भेजनी है, अमेज़न ये तो नहीं कहेगा कि मेरे पास वेयर हाउस में स्पेस ही नहीं है, मैं ले लीजिए आपसे सामान। आपको वो कुछ ना कुछ अलॉट करेगा। अब कैलिफोर्निया की जगह वो आपको जॉर्जिया अलॉट कर देगा, जॉर्जिया वाले में स्पेस खाली पड़ी हुई है, जो विद इन द यूएस है ना। अब नुकसान क्या होगा इसका मुझे, कि जो कैलिफोर्निया से सामान जाएगा जॉर्जिया तक 4,500 किलोमीटर, उसकी कॉस्ट मुझे पड़ेगी। कैलिफोर्निया से कैलिफोर्निया आएगा शायद 500 किलोमीटर बनेगा, 600 किलोमीटर बनेगा, तो वो कॉस्ट ऑब्वियसली कम पड़ेगी। तो शिपिंग ट्रेवल की जो कॉस्ट है वो मुझे पड़ रही है ज़्यादा। तो इसलिए अब यहाँ पे भी कोई फैक्टर जो है वो उस पर इफेक्ट कर रहा है कि अगर आपका एक स्टॉक, लेट्स से कि आपका स्टॉक पड़ा हुआ है कैलिफोर्निया के अंदर, एक बायर है वो कैलिफोर्निया से ऑर्डर प्लेस कर रहा है, आपको बाय बॉक्स विन नहीं भी होगा ना तो अमेज़न आपको बाय बॉक्स दे देगा, क्योंकि शिपिंग टाइम किसका कम लगेगा, जो सेम स्टेट के अंदर जिसका स्टॉक पड़ा हुआ है। कैलिफोर्निया में स्टॉक पड़ा हुआ है, कैलिफोर्निया से ऑर्डर आया, तो मोस्ट लाइकली चांस है कि कैलिफोर्निया वाले को ही बाय बॉक्स मिलके उसका बाय बॉक्स विन हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ जॉर्जिया वाले को। 2 सेलर्स को डिस्कस कर लेते हैं, एक का स्टॉक पड़ा हुआ कैलिफोर्निया में, एक का जॉर्जिया में। तो कैलिफोर्निया से जॉर्जिया आई थिंक 4,500 किलोमीटर का जो है वो ट्रेवल जो है वो है सफ़र है। और एक बायर है, उसने ऑर्डर प्लेस किया, उसके पास वो है कैलिफोर्निया से। अब दोनों बैठे हुए हैं वहाँ पे, कैलिफोर्निया वाला भी सेलर बैठा हुआ है, जॉर्जिया वाला भी बैठा हुआ है। अब हाई लाइकली चांस है कि अमेज़न जो है बाय बॉक्स दे कैलिफोर्निया वाले को, क्योंकि दो वजह हैं। एक तो वजह ये है कि अमेज़न को शिपिंग कॉस्ट कम लगेगी, क्योंकि हम एफबीए कर रहे हैं। एफबीए में क्या होता है कि जी अमेज़न अपने जो है साइड से कॉस्ट बियर करता है टू शिप दैट
प्रोडक्ट टू द स्पेसिफिक कस्टमर जो ऑर्डर प्लेस करके हमारे पास आया है, एक तो उसकी शिपिंग कॉस्ट कम लगेगी, दूसरा डिलीवरी टाइम कम हो जाएगा। अगर एक बंदे ने प्राइम का बैच लिया हुआ है, प्राइम डिलीवरी दे रहा है वो, या प्राइम उसने अवेल किया हुआ है, तो वो ये चाहेगा कि मुझे प्रोडक्ट सेम डे डिलीवर हो या वेरी नेक्स्ट डे डिलीवर हो। तो उसके लिए क्या है कि वो फिर अमेजोन उसको कहेगा जी हाँ ठीक है, मतलब एक बंदे के कैलिफोर्निया में स्टॉक पड़ा हुआ है तो वो यहाँ वहाँ चले जाए। बाय बॉक्स यूके की मार्केट छोटी है, यूके की मार्केट में जो है बड़े एल्गोरिथम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी। वहाँ पे जिस बंदे की प्राइस कम होगी या उसकी रिव्यूज कम होंगे उसको जो है वो सॉरी प्राइस कम होगी उसको बाय बॉक्स मिल जाएगा। अगर जिसके फीडबैक ज़्यादा होंगे ना उसको बाय बॉक्स मिलेगा। लेकिन यूएस में जो है एल्गोरिथम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। पहले इक्वली मिलता होता था, मतलब 2 साल पहले जब हम करते होते थे तो स्टार्ट पे जो है वो इक्वली मिलता था सबको। अगर 4-5 बंदे बैठे होंगे सबको इक्वली मिलेगा। रेटिंग्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता था और कोई इतना वो प्राइस पे नहीं था कि कितना, सबको इक्वली मिल रहा होता था। मतलब अगर 4 बैठे हैं तो ज़्यादा को मिल रहा है। टाइम गुजरता गया तो वो चीज़ें एल्गोरिथम स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं अब। तो हमने 4 फैक्टर्स पढ़े, प्राइस, नंबर ऑफ रेटिंग्स, पॉजिटिव फीडबैक और के लोकेशन ऑफ योर वेयर हाउस, कि आपकी वेयर हाउस की लोकेशन क्या है। ओके जी, अच्छा अब ये फैक्टर्स तो हमने पढ़ लिए। अब इनमें से ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, देखें। एक तो ये है कि जी अमेजोन से हमें ये आइडिया मिल गया, ये हमने ये चीज़ सीख ली कि जी 4 फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। अब इसमें इंप्रूवमेंट कैसे लेके आई जाए हम वो भी डिस्कस करते हैं। प्राइस नंबर 1 है कि जी प्राइस मैंने आपको 4 फैक्टर्स बता दिए। अब आप कहते हैं कि जी 4 फैक्टर्स को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, कैसे इसमें जो है वो अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फैक्टर्स बताने के बाद उसका आगे से हमारे पास सोल्यूशन भी होना चाहिए कि अगर एक चीज़ इफेक्ट करिए उसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास। तो प्राइस का सोल्यूशन तो वेरी सिंपल है कि आप अपनी देखें जी कॉस्टिंग, पहले देखें कॉस्टिंग कितनी है, तो मेरे पास प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो प्रॉफिट के से रिलेटेड आप अपनी कॉस्ट प्राइस को कम कर दें टू विन द बाय बॉक्स। वेरी सिंपल, एक सिंपल सी बात हो गई। नंबर 2, नंबर ऑफ रेटिंग्स, रेटिंग्स बिल्ड करें। एक जो अकाउंट है जिसका कोई रेटिंग नहीं है उसके ऊपर, जस्ट लॉन्च्ड है, अमेजोन उस सेलर पे ट्रस्ट नहीं करता। अमेजोन को नहीं पता कि ये बंदा किस तरह से शिप करेगा, ऑल दो ये कि एफबीए कर रहा है, लेकिन अमेजोन का बाय बॉक्स का एल्गोरिथम ट्रस्ट नहीं करता आप पे। ट्रस्ट कब करेगा, या तो आप प्राइस बहुत कम करके बेचेंगे वो निकल जाएगा, एक तो ये है, वरना वो ट्रस्ट ऐसे बिल्ड होगा कि आपको कुछ फीडबैक्स लेने पड़ेंगे और वो फीडबैक्स भी पॉजिटिव होने चाहिए। आपके पास एक फीडबैक आया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आया तो आपकी एक हिस्ट्री बन जाएगी। अमेजोन कहेगा कि वाकई ये बंदा सही प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो आपको फिर बाय बॉक्स विन ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। एक चीज़ हम यहाँ पे और भूल गए, जो बाय बॉक्स के जो है फैक्टर जिस पे वो डिपेंड करता है, हम इसको नीचे लिख देते हैं, वो है स्टॉक। स्टॉक पे भी डिपेंड करता है कि जी 2 सेलर्स बैठे हुए हैं, एक के पास 14 यूनिट्स हैं, 15 यूनिट्स हैं, दूसरे वाले के पास 200 यूनिट्स हैं पड़ा हुआ, तो अमेजोन जो है मोस्ट लाइकली उसको बाय बॉक्स दे देगा जिसके पास ज़्यादा स्टॉक है। स्टॉक वाले को हाई प्रेफरेंस मिलती है। तो प्राइस को हमने देखा कि जी प्राइस लो करके आप विन कर लें। उसके बाद है कि नंबर ऑफ रेटिंग्स बिल्ड करें। रेटिंग्स बिल्ड करने के लिए मैंने आपको 2 सॉफ्टवेयर बताए थे, एक सेलर बोर्ड का बताया था, सेलर बोर्ड, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे एक दिन किसी दिन क्लास में, और कैप्टन EMG, ये आप जाके एक्सप्लोर कर लीजिएगा, वेरी सिंपल, जो कनेक्ट करना हम सीखेंगे एक क्लास में जाके। और उसके बाद एक ये आपके सामने फीडबैक जीनियस। फीडबैक जीनियस जो है वो पहले 100 ईमेल्स आपको फ्री देता है, तो 100 ईमेल्स भी फ्री मिल जाए तो शायद उसमें से 1-2 फीडबैक्स आपके पास आ जाते हैं। बाकी ये दोनों के दोनों पेड हैं, सेलर बोर्ड और कैप्टन EMG। ये फीडबैक जीनियस है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनको जाके एक्सप्लोर कर लीजिएगा, भले जिसको सेलिंग करनी है खुद, जिसको फ्यूचर में करनी है वो भी जाके देख लीजिएगा। फीडबैक जीनियस, ठीक है। ये 2 से 3 सॉफ्टवेयर्स हैं, ये वेबसाइट्स हैं, ये सॉफ्टवेयर्स हैं, जो भी आपने कहे। ये जो है क्या काम करते हैं कि आपका जब ऑर्डर आता है तो ऑर्डर डिलीवर होने के बाद आप इसमें डेट सेलेक्ट करते हैं कि जी ऑर्डर डिलीवर होने के 5 दिन के बाद आपके कस्टमर को ये ईमेल भेजता है कि जी आपने ये प्रोडक्ट परचेज किया था, आप इसका रिव्यू देना चाहेंगे।
या फीडबैक देना चाहेंगे, तो वो फिर उसकी मर्जी होती है कि वो फीडबैक दे या ना दे। क्योंकि आप देखते हैं कि जी अगर एक प्रोडक्ट मैंने परचेज किया, तो अगर मुझे नहीं पता कि उसका रिव्यू देना है कि नहीं देना, लेकिन जब मुझे एक बंदा याद कराएगा कि रिव्यू देना है, तो मैं शायद उसका रिव्यू दे दूँ, तो वहाँ पे फिर रिव्यू परसेंटेज हाई हो जाती है। तो वेरी सिंपल कि अगर दराज से कोई चीज़ परचेज की, दराज वाली चीज़ को तो वैसे ही पता रिव्यू वैसे ही दे देता है कि कहाँ भी परचेज करे वैसे ही देगा उसका रिव्यू। अमेजोन का वो सिस्टम है कि वहाँ पे लोग फ्रीक्वेंट बाय कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक बंदे ने डेली का 2-3 आइटम परचेज कर रहा है, उसको परवाह नहीं कि रिव्यू देना कि नहीं देना। लेकिन जब आप उसको रिमाइंड करवाओगे रिव्यू देना है, तो वो शायद रिव्यू दे दे। और फायदा किसका होगा? हमारा होगा। फीडबैक चाहिए हमें। तो सेलर बोर्ड, कैप्टन, एएमजी, फीडबैक, जीनियस, तीनों के तीनों सेम काम करते हैं। नॉट द सेम काम नहीं करते। सेलर बोर्ड का और भी बड़ा मेजोरिटी ऑफ द वर्क होता है उसके अंदर। कैप्टन, एएमजी और फीडबैक, जीनियस जो है दोनों सेम काम करते हैं कि ये रिव्यूज बिल्ड करते हैं और आपका जो है फीडबैक जो है जनरेट करते हैं। दो पेड है। फीडबैक जीनियस 100 ईमेल तक फ्री है, उसके बाद पेड है। इसे कैसे मर्ज करते हैं? जी जी, आपने वो लगाया हुआ है अंदर कैंपेन सेलेक्ट की हुई है, कैंपेन बनाई हुई है फीडबैक वाली। आपके ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं हफ्ते के अंदर? हफ्ते में 8-10 ऑर्डर हैं। 100 ऑर्डर्स आएंगे तो शायद एक रेटिंग आएगी। जब भी आए 100 ऑर्डर, जब भी आए 100 ऑर्डर्स आएंगे तो एक रेटिंग आएगी। शायद 100 से ऊपर भी चले जाएं, 150 पे जाके, तो एवरेज जो है 100 पे जाके एक मिलता है आपको रिव्यू या रेटिंग, जेन्युइन वाला। तो जितनी ज्यादा सेल्स आएंगी उसी हिसाब से आपके रिव्यू बिल्ड होंगे। तो आपको परवाह की कोई जरूरत नहीं है, उसको चलता रहने दें, खुद ही वो करता रहेगा। सेलर बोर्ड, कैप्टन, एएमजी, आपको ये बता दिया मैंने, दोनों पेड है। हाँ, और फीडबैक जो है वो 100 ईमेल तक फ्री है। ठीक है जी। उसके बाद पॉजिटिव फीडबैक परसेंटेज, तो जाहिर सी बात है आप ऐसी गड़बड़ करें ही ना कि आपको नेगेटिव फीडबैक दे कोई। आपके गड़बड़ क्या होती है कि जी आपने कोई गलत आइटम शिप कर दिया, यानी कि आपने भेजना मतलब फोन था, आपने ईवो भेज दी, तो वो जब ऑर्डर आएगा तो गलत आएगा ना, फिर वो कस्टमर नेगेटिव एक्सपीरियंस उसको फील होगा। बाय बॉक्स परसेंटेज एक और चीज़ पे डिपेंड करती है। मुझे कुछ चीज़ें स्टेप बाय स्टेप याद आ रही है तो मैं उसको लिख रहा हूँ। NCX रेट और ODR रेट। NCX रेट क्या है कि जी नेगेटिव कस्टमर एक्सपीरियंस। एक बंदे ने परचेज किया, उसका नेगेटिव कस्टमर एक्सपीरियंस रहा, तो आपने उसको सही टाइम पे डिलीवर नहीं किया, चलो ये जी FBA की बात है, FBA पे चला गया, लेकिन आपके आइटम में कोई मसला आ गया। आइटम आपने भेजा, वो आपने भेजा प्रॉपरली, अंदर से उसके आइटम्स के पार्ट्स मिसिंग थे, अंदर से पार्ट्स मिसिंग थे, आपकी मिस्टेक है क्योंकि आप सेलर हो। अगर प्रोडक्ट का जो है कोई फंक्शन पसंद नहीं आया, वो कहे कि यार मैंने इसको यूज़ किया था जी, कंघी यूज़ की थी और जो है कंघी मुझे पसंद नहीं आई, तो ये किसका रिव्यू होगा? ये उसका रिव्यू होगा प्रोडक्ट का, ये फीडबैक में नहीं जा सकता। क्योंकि जो चीज़ भी प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी से रिलेटेड होगी वो रिव्यू में जाएगी, और जो आपके सेलर से रिलेटेड होगी वो सारा कुछ फीडबैक में जाएगा। फीडबैक में स्टार्ट में बताया था कि फीडबैक रिलेटेड टू सेलर है, रिव्यू जो है वो रिलेटेड टू प्रोडक्ट होता है। ये फीडबैक इन केस ऑफ FBA, ये तो Amazon में मतलब जा रहा है ना, वो सब डिलीवर कर रहा है। जी जी, लेकिन हमारे पास भी जो सिनेरियो आते हैं ना कि जी आइटम के पार्ट्स मिसिंग है, जैसे अब ये अमेज़न की मिस्टेक नहीं है, ये मेरी मिस्टेक है। तो प्रोडक्ट की मतलब रिव्यू में जाएगा। नहीं नो, अगर आइटम से पार्ट मिसिंग है तो रिव्यू में नहीं जाएगा, ये मेरे पास आएगा। ये प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, ये जिसने शिप किया ना उसकी मिस्टेक है कि उसने आइटम को चेक क्यों नहीं किया कि पूरे क्यों नहीं है, तो ये सेक्शन बनेगा उसका। इस सारे फेज में ये जो मतलब हम ऑर्डर करते हैं सप्लायर को और वो लोग उनके वेयरहाउस में रहता है, हम कैसे क्वालिटी टेस्ट करते हैं प्रोडक्ट की,
या हमारे पास कुछ चेक होता है या हमारे पास कोई चेक नहीं होता अनफॉर्चुनेटली। अगर हाँ, इसमें हमारे पास चेक होता है जब हम टीएल करते हैं, चाइना से मंगवाते हैं, तब हम उसकी इंस्पेक्शन करवाते हैं। इंस्पेक्शन एजेंट्स होते हैं, उनको भेजते हैं, वो जाके हमसे पैसे लेते हैं $500-600 जो वट एवर। वो जाके पहले देखते हैं कि जी जो सामान बन रहा है वो किस तरह का है, उसके बाद पैक हो गया है किस तरह का है, कार्टन वार्टन सही है, उसके बाद वो चेक करते हैं जी आप ये लोड हो रहा है ट्रक्स के ऊपर जो भी, और तब वो चेक करते हैं। तो वो प्रॉपर टाइम टू टाइम फैक्ट्री का जाके विजिट करते हैं। लेकिन हमारे पास तो ब्रांड से परचेज करते हैं, तो मुझे ट्रस्ट होता है कि जी ब्रांड ऐसी मिस्टेक नहीं करेगा। तो इसीलिए हमेशा 3.5 या 4 से ऊपर वाली रेटिंग के प्रोडक्ट उठाएं, ये हम कहते हैं, ताकि आपको बुरा एक्सपीरियंस ना आए। बाकी आपकी अपनी मिस्टेक है। मिस्टेक नॉर्मली क्या होती है कि जी आपने आइटम ये भेजना था, ये भेज दिया, गलत लेबल लगा दिया, लेबल गलत लग गया तो वो गलत आइटम चला जाएगा। या आपने मतलब 10 पैक की लिस्टिंग है और आपने क्या जी वाह जबरदस्त क्या प्रॉफिट आ गया, आपने जो है वो 10 पैक्स वाली लिस्टिंग में सिंगल पैक भेज दिया। अब जब वो सिंगल पैक जाएगा तो वो कहेगा ये तो मैं 10 पैक की एक्सपेक्ट कर रहा था, आपने सिंगल पैक भेज दिया, तो फिर नेगेटिव एक्सपीरियंस आएगा। तो 100 ऑर्डर होने के बाद अगर आपके 15 रिफंड्स आ जाएंगे, आपका NCX रेट शूट कर देगा और लिस्टिंग आपकी ब्लॉक हो जाएगी। 100 ऑर्डर्स के ऊपर अगर आपको 15 आते हैं तो स्ट्रेट अवे आपकी लिस्टिंग वहां जाके ब्लॉक होगी। ठीक है, सेम गोज फॉर ODR रेट, ऑर्डर डिफेक्ट रेट। ये भी दोनों एक तरह से, ये ऑर्डर डिफेक्ट रेट में कि जी ऑर्डर आपने कुछ ऐसा शिफ्ट किया, ये नॉर्मली होता है। ODR रेट जो है ना वो होता है उसके अंदर FBM के अंदर कि जी आपने शिपिंग डिले की या आपने कोई और मसला किया। NCX रेट दोनों के अंदर होता है, FBA हो या FBM हो, क्योंकि कस्टमर दोनों के अंदर सेम है, FBA या FBM है व्हाटएवर। ये इंटरचेंजेबल काम से है नो NCX और दोनों जो है डिफरेंट है। NCX होता है नेगेटिव कस्टमर एक्सपीरियंस, ये होता है FBA के साथ भी हो सकता है, FBM के साथ भी हो सकता है। ODR होता है ऑर्डर डिफेक्ट रेट, ये होता है FBM के साथ जैसे। NCX FBA प्लस FBM के लिए है, ODR जस्ट FBM के लिए जो FBM करते हैं। ODR का मतलब ये होता है कि जी आपने कुछ आइटम शिप किए और आपने टाइम पे शिप नहीं किए, वो ऑर्डर डिफेक्ट रेट में आएगा जब टाइम पे कोई नहीं शिप किया। तो ऑर्डर डिफेक्ट रेट 1% से ऊपर नहीं होना चाहिए, 1% से ऊपर नहीं होना चाहिए। Amazon इज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन FBM, FBM पे काफ़ी स्ट्रिक्ट है कि जी 100 आपने आइटम लेट्स से कि जी शिप किए, उसमें से आपने अगर एक भी गलत भेज दिया तो ठीक है, एक्सेप्टेबल है। एक से ऊपर जाएगा ना तो वो ODR रेट में आ जाएगा वो कि जी आपके नेगेटिव जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि मैं 100 के बाद जाके मिस्टेक नहीं करूंगा ना, तो मुझे पता है कि मैं फ्रीक्वेंटली उसमें चला, तो 1% से ऊपर नहीं होना चाहिए ODR रेट जो रिकमेंडेड है, 1% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, वरना आपको लिमिटेशंस लग जाती हैं फिर। ठीक है, तो NCX रेट ODR रेट की मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया। तो बाय बॉक्स मिथ के अंदर हमने 6 फैक्टर्स पढ़ लिए, प्राइस, रेटिंग्स, पॉजिटिव फीडबैक परसेंटेज, लोकेशन ऑफ वेयर हाउस, स्टॉक, NCX रेट। हमने इन तीनों को डिस्कस कर लिया कि जी हम कैसे इसको अवेल कर सकते हैं। लोकेशन ऑफ वेयर हाउस, क्या मैं खुद लोकेशन ऑफ वेयर हाउस चेंज कर सकता हूँ? एक ऑप्शन है इसका, आप शिपमेंट बनाते हैं, आपका वेयर हाउस है, लेट्स से आपका शिप फ्रॉम का एड्रेस है कैलिफोर्निया का, लेकिन कैलिफोर्निया वाला वेयर हाउस आपको मिल नहीं रहा है अमेज़न का, वो दे रहा है जॉर्जिया का। अब क्या करें आप? एक फिर इसका सोल्यूशन ये है कि आप शिप फ्रॉम का एड्रेस चेंज कर दें। शिप फ्रॉम का एड्रेस चेंज करेंगे, उससे क्या होगा कि आपको शिपिंग कॉस्ट कम पड़ेगी। उठा के भेज देना, एक दफा शिपिंग कॉस्ट अमेज़न ले लेगा ना आपसे, वो नो मैच कैसे करेगी? जब जॉर्जिया से आप शिप फ्रॉम का एड्रेस डालोगे जॉर्जिया का, और वो भले उठा के वहां से लेके जाएगा, आपकी तो शिपमेंट बन गई ना एक दफा। जहाँ कहीं भी पड़ा था, कैलिफोर्निया के अंदर पड़ा हुआ था, वो तो मैंने खुद पिकअप स्केड्यूल करना है ना। पिकअप स्केड्यूल करने में कोई कॉस्ट आती है? नहीं आती, सिर्फ $10 लगते हैं पिकअप स्केड्यूल करने पे। कैलिफोर्निया का है, उन्हें बेचनी जा रही है, चाहे वो ब्रांड वहाँ से भेजे या फिर यूपीएस भेजे, एक ही चीज़ हो। यूपीएस भेजेगा ना, लेकिन जो कॉस्टिंग है वहाँ पे मैं गलत एड्रेस डाल दूंगा। ये अगेन वही चीज़ है कि गलत एड्रेस डाल के शिपिंग लेबल से निकल आएंगे ना एक दफ़ा, शिपिंग लेबल जनरेट कर लिए,
गलत एड्रेस डाल दिया ऊपर कि जी शिप फ्रॉम होगा विद इन जॉर्जिया, तो क्या होगा कि जी लेबल प्रिंट होके आ गए कम कॉस्ट वाले, अब आपने दे दिए वहाँ पे, वो तो भले यूपीएस की कोई यूपीएस को नहीं पता कि जी कितने पैसे पे किए इन्होंने, यूपीएस आएगा उठा के ले जाएगा, भले वो कैलिफोर्निया से है जॉर्जिया से। ये है जुगाड़ अब। लेकिन मसला ये है कि ये अगर आप पकड़े जाते हैं ना, तो फिर वो जो पैसे आपने जितने दिए हैं उस पर आपको पेनल्टी लगती है सीधी की सीधी। यानी कि चीज़ें हैं ब्लैक हैट, मैंने आपको बताया, आपने एड्रेस ही गलत डाल दिया, आपने कहा कि जी लेट से जैसे है अमेजोन का आपको पता है कि आप एड्रेस डालोगे वो लेबल जनरेट करके देगा कॉस्ट के अकॉर्डिंग, अब आपने लेबल वो दे दिए वहाँ पे, आपने पिकअप वहाँ से करा दिया, यूपीएस वाले को नहीं पता कि जी पैसे कितने पे किए हैं, अमेजोन जाने वो जाने, तो आपस में लड़ते रहेंगे जी आपने कम पैसे पे किए हैं जैसे कैसे भी, तो मेरा तो काम हो गया। लेकिन अगर आप ये फ्रीक्वेंट करोगे तो आपको शायद वो एड्रेस पकड़ा जाए, तो ये कभी कभार चीज़ चल जाती है। एक तो ये ऑप्शन है, और दूसरा कई दफ़ा ऐसे होता है कि जी इसलिए अगर हम एक कॉन्टैक्ट सेंटर हो कम तो हम ये कर सकते हैं, अगर ये ब्रांड से ब्रांड डायरेक्टली शिप कर रहा है, ब्रांड मान जाए नहीं, ब्रांड अगर अपने पैसों से पे कर रहा है फिर नहीं आपसे मानेगा, फिर तो उसको शिपिंग कॉस्ट लगेगी ज़्यादा से ज़्यादा। आपने इसीलिए ट्राई करनी होती है कि आप अमेजोन का पैटर्न करिए यूज़ करो, अमेजोन को पैसे पे करो शिप करने के। एक ये ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन ये है, लेट्स कई दफ़ा ऐसे होता है कि जी आपका आपने स्टॉक भिजवाया तो अमेजोन जो है कि उसके वेयर हाउस में जगह कम है, तो अमेजोन अपनी मर्जी से जो है कैलिफोर्निया से आगे भेज देगा, मैसाचुसेट्स, जॉर्जिया, न्यूयॉर्क भेज देगा, आगे टेक्सास भेज देगा। अब उसमें नुकसान क्या होगा? नुकसान जो है कि मेरा नुकसान ये है कि आइटम मैंने 1000 यूनिट भेजा, उसमें से 100 कोई महीने बाद लाइव आ रहे हैं, 100 15 दिन के बाद जाके लाइव आ रहे हैं। इसका क्या सोल्यूशन है? यूएसए के अंदर इसका सोल्यूशन ये होता है कि आप अपनी इन्वेंट्री प्लेसमेंट की सर्विसेज ऑन कर देते हैं। मैंने बताया था शायद जब हम फुलफिलमेंट बाय अमेजोन स्टडी कर रहे थे, उसमें जाके एक ऑप्शन का मैंने आपको बताया था कि अगर आप वो ऑप्शन ऑन कर देते हैं तो अमेजोन आपसे पर आइटम आई थिंक दे चार्ज लाइक 25 सेंट्स या 30 सेंट्स रफली पर आइटम, और वो आपका जो सारा का सारा जो है स्टॉक वो एक ही वेयर हाउस भेजेगा, फिर उससे फिर आपके आइटम जल्दी लाइव आ जाएंगे। ये ऑप्शन भी है, लेकिन आपका अगर प्रॉफिट अच्छा है तो आप वो कर लें, नहीं तो फिर नहीं। सेलर के साथ मतलब कितना सिस्टम होता है कि अगर लेट्स से कैलिफोर्निया में नहीं है तो मेरा सुनो है, तो क्या नियरेस्ट पॉसिबल जो उसके पास है ना उसे उसमें जगह है तो प्रोवाइड है या अपनी मर्जी से देखेगा? वो अपनी मर्जी से देखेगा। हमारे साथ उसकी कोई खास सोसाइटी अमेजोन जो है जितनी भी मार्केट प्लेसेस हैं वो उनकी सिंसेरिटी होती है कस्टमर्स के साथ, कंज्यूमर्स के साथ, उनकी सिंसेरिटी सेलर्स के साथ नहीं होती। ये है। बाकी रह गया स्टॉक, तो स्टॉक में क्या होता है कि जी इनिशियल जाहिर सी बात है अपना 14-15 यूनिट भेजता है, 20 यूनिट भेजता है टेस्टिंग वाले,
तो फिर हमेशा जो टेस्टिंग वाला है ना स्टॉक, उस पर आपकी सेल कम आती है या देर से आती है। तो फिर जब नेक्स्ट आपका जो फ्रीक्वेंट हो जाता है, मैंने आपको बताया था कि जब एक आइटम है ना, आप उस पर नए नए सेलिंग स्टार्ट करते हैं, तो आपका बाय बॉक्स स्ट्रांग नहीं होता उसके ऊपर, उस स्पेसिफिक आइटम के ऊपर। तो जैसे जैसे आपकी सेल ज़्यादा होती जाती है उसके ऊपर, तो आपका बाय बॉक्स स्ट्रांग होता जाता है। फिर आपकी प्राइस दूसरों से हाई भी होगी ना, तब भी आपको थोड़ी बहुत सेल आती रहती है। तो टाइम लगता है, आपका अकाउंट स्ट्रांग हो जाता है। हो जाता है, हो जाता है। नहीं करेगा, आपके सामने ये देख रहे हो बाय बॉक्स कैसे विन हो रहा है यहाँ पे। अगर एक ब्रांड आपके पास तो प्रोडक्ट अमेज़न में लगी हुई है, उसके ऊपर ज़्यादातर एफबी सेल है, तकरीबन 8-9 एफबी सेल है, सब ज़्यादा प्रोडक्ट है। जब हमने ब्रांड से कॉन्टैक्ट किया, वो कहते हैं कि हम आपको अमेज़न में ही सेल कर देते हैं, आप अपनी वेबसाइट पे सेल कर दो। उसने हमें शीट ले ली है, जब हम अमेज़न पे सेल करेंगे ना, 8-9 सेलर्स बैठे हुए हैं। ज़्यादा प्रोडक्ट पे 8, 7, 8, 9 10 है। अगर उन प्रोडक्ट्स के ऊपर सेलर्स ज़्यादा बैठे हुए हैं, उनकी रेटिंग्स कम है, 3-4 सेलर्स ऐसे जिनकी रेटिंग कम है, 5-5, 6-6, 10-10 रेटिंग्स हैं, तब आप रिस्क ले सकते हो। रिस्क है, फिर भी रिस्क ले सकते हो। अगर सेलर्स बैठे हुए हैं बहुत ही कम, 3-4-5, नहीं ले सकते वहाँ पे। सेलर एफबी सेल 8, 9, 10 तकरीबन सारी प्रोडक्ट्स पे सेल है। रिस्क है, रिस्क है। अगर एक मैनेजमेंट अलाउ नहीं कर रहा, तो आप उसके अप्रूवल के बगैर जा रहे हैं, तो रिस्क है। सीधी सीधी सी बात है। आपको फिर वो आईपी कंप्लेन आ सकती है बाद में, तो रिस्क है। कर सकते हो आप, लेकिन रिस्क है। टेस्टिंग ऑर्डर कर लो किसी एक आइटम का, 15-20 मिनट्स, आपके ज़्यादा पैसे नहीं फंसेंगे। बैंक को कॉल की थी, तो वो कह रहे हैं कि हम अलाउ नहीं करते, लेकिन आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाए तो आप उनसे ले सकते हैं। तो ये क्या, ये समझ नहीं आई मेरी बात। हम अमेज़न पे अलाउ नहीं करते। और से हम अभी प्रोवाइड नहीं करें, पर अगर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर प्रोवाइड करते हैं तो आप। वो इसलिए कि वो ये कहते हैं कि जी आप हमसे इतना बड़ा ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते जितना हमारी मतलब रिक्वायरमेंट है। वो कहते हैं कि जी आप 10,000 $20,000 का ऑर्डर प्लेस करो। तो वो उनको पता होता है कि जी उनके पास हमारी तरह के 20 तरह के लोग जाते हैं, तो वो उनको शीटें भी भेज रखते हैं आगे से, लेकिन ऑर्डर ही प्लेस नहीं करते क्योंकि बजट ही नहीं होता। तो वो इसलिए कहते हैं कि जाओ तुम डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओ, क्योंकि हम छोटे सेलर्स को डील ही नहीं करते। उनका कहने का ये मतलब होता है। ये वो आ सकता है इसका। हाँ बिल्कुल, आप सेल कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से लेके सेल करें। अभी अब ज़्यादातर इशू आ रहे हैं, 3 से कॉल कर रहे हैं, सारे ये हैं कि बन गए। जी जी, ऐसा ही है। अब बताया था Q4 बड़ा स्ट्रिक्ट होगा। जो लोग पहले से बेच रहे हैं उनको फायदा है, नए सेलर्स के लिए इशू होगा। अब पुराने लोग अच्छा बेच के निकल जाएंगे और नए सेलर्स बेचारे इशू क्रिएट होगा। अब Q1 में जाके आपको अप्रूवल्स मिलेंगे मैक्सिमम। और अगर ब्रांड आप परचेज करते हो तो हम सर्वाइव कर सकते हैं। हाँ, कुछ ना कुछ सेल जनरेट कर लो। हाँ यही है इस बार, रेंट पर परचेज कर लो, लेकिन वो क्राइटेरिया थोड़ा देखने के बाद तो बताएं आप। जी यार, कोई और क्वेश्चन हो तो पूछें, फिर यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं। प्रोडक्ट में ऑर्डर की थी, जी जो अभी तक रिसीव नहीं हुई। अभी मैंने लेकिन उसके ऊपर जो रेटिंग आपको जो है